हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स 101। फिजिक्स 101 चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अमन सिंह। तो बच्चे, आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सेमीकंडक्टर्स। ऑलरेडी मैं लेक्चर 1 ले चुका हूं, दिस इज द पार्ट 2। इसमें बच्चे अपन बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड की, इसके डिवाइसेस की एंड इसका एप्लीकेशन की। तो अगर टॉपिक की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर जेई मेंस की बात करें तो उसमें भी, और नीट की एग्ज़ाम की बात करूं तो भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है। देखा गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्लीटली स्ट्रेट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। तो एनसीईआरटी को ही बेस रखते हुए मैं अपना लेक्चर, जैसे लेक्चर 1 लिया था वैसे ही लेक्चर 2 को भी बेस रखते हुए जितनी भी पॉसिबल चीज़ें हैं मैं इस चैप्टर से आपको बताता हूँ, करवाता हूँ, और उसके फिर बाद में अपन एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम उसके क्वेश्चंस को भी देखेंगे। बट बेसिकली फंडामेंटल अभी इस चैप्टर का, इस जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सा ही है कि एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आनी चाहिए। और आज जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं बच्चे, पीएन जंक्शन, जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं सेमीकंडक्टर में, पीएन जंक्शन डायोड, वो हमें बहुत अच्छे से समझा होना चाहिए ताकि हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट, जो क्वेश्चंस, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं अपने एग्जाम में, नीट के या जेई के एग्जाम में जो आते हैं, उनको बहुत ईजिली हम उसको कर पाएँ। तो मोस्टली थ्योरेटिकल सवाल ज़्यादा आते हैं, इसलिए थ्योरी को काफ़ी बेसिक से और काफ़ी अच्छी तरीके से बच्चे हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। कंफर्टेबल है बच्चे? आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेंगे बच्चे तो आपको वहाँ पे मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, और अपनी प्रिपरेशन के स्टैंडर्ड्स को बूस्ट करने के लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना भी चाहिए। डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में, जिस पे आप लाइव क्लास में लाइव इंटरेक्शन रहता है टीचर से, उसमें डाउट क्लियर करते हुए अपने लेक्चर्स में आगे बढ़ सकते हैं, जिससे आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी शानदार और काफ़ी बढ़िया डेवलप होगी। स्ट्रक्चर कोर्स होंगे जो टॉपिक वाइज ऑर्गेनाइज होंगे, जो आपके रिवीजन के वक्त काफ़ी टाइम सेव करेंगे और काफ़ी हेल्प करेंगे। आपको मिल जाते हैं बच्चे लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को बेंचमार्क कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं परफॉर्मेंस को, और अपनी प्रोफेशन के स्टैंडर्ड्स को जज करते हुए अपने आगे बढ़ सकते हैं। एंड अनलिमिटेड एक्सेस बच्चे, मेरा सब्सक्रिप्शन कोड है ASLIVE। जब आप इस सब्सक्रिप्शन के थ्रू सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आइदर इन द जेई कैटेगरी और आइदर इन द नीट कैटेगरी, दोनों में ही ये कोड वैलिड है, और इससे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स फॉर द जेई एस्पिरेंट्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी फॉर द नीट एस्पिरेंट, आप सारे सब्जेक्ट्स देख पाएंगे एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में। साथ ही साथ दोस्तों, अनअकैडमी ने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी लॉन्च कर दिया है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाते हैं पर्सनल कोच, जिनसे आपकी बाई वीकली मीटिंग होगी, वीक में 1-to-1 मीटिंग होगी आपकी 2 बार पर्सनल कोच से। वो आपको आपकी प्रिपरेशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको पर्सनलाइज गाइडेंस देंगे रिगार्डिंग द स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, और जो प्लस पे बेनिफिट्स हैं वो तो आपको मिलेंगे। आप दोनों में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को कैरी ऑन करने के लिए, वो अच्छी रैंक से सिलेक्ट होने के लिए। अगर नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें, चूँकि प्राइस हाइक हो चुके हैं अनअकैडमी पे, तो अब 1 ईयर की जो फीस है वो 38,500 है। 24 मंथ की फीस, मतलब 2 साल की फीस 56,000 है। 6 मंथ की फीस 28,000 है। वहीं अगर बच्चे मैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको पर्सनल कोच भी मिलेंगे, उसकी बात करूं तो 6 मंथ की फीस 38,000 हो जाती है, 12 मंथ की फीस 65,000 हो जाती है, और 24 मंथ की फीस 1 लाख रुपीज़ हो जाती है। बट अगर बच्चे आप यहाँ पे मेरा सब्सक्रिप्शन कोड लगा देते हैं AS लाइव, हैव अ रेफरल कोड लिखा है, यहाँ पे लिख देंगे ASLIVE, तो तुरंत आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, और ये फीस अराउंड आपको 35,000 मिलेगी, पड़ेगी 1 ईयर की। एंड 2 ईयर की अगर बच्चे मैं बात करूँ तो ये फीस आफ्टर डिस्काउंट आपको 51,000 के आसपास पड़ेगी। तो दोनों जगह बच्चे आप AS लाइव लगा सकते हैं कोड, और 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। कितना डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चे आपको? इसी फीस पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दैट इज़, आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब अपना शुरू करते हैं टॉपिक PN जंक्शन। क्या चीज़ बच्चे? PN जंक्शन। तो बच्चे, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, दोनों बातें अपन कर चुके हैं बहुत डिटेल में, पहले ही इस पहले लेक्चर में कर चुके हैं। एक बात सोचना बच्चे, अगर हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, तो क्या इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में, पी टाइप क्यों कहते थे? क्योंकि इसमें होल्स एक्सेस में होते थे। क्या एक्सेस में होते थे बच्चे? होल्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते थे बच्चे? होल्स। तो इसमें होल्स ज्यादा होते थे। कंफर्टेबल है दोस्त लोग? कंफर्टेबल है दोस्त लोग? इसमें क्या ज्यादा होते थे? ज्यादातर क्या मिलते थे अपन को? होल्स।
किसमें? पी टाइप में। इसको थोड़ा सा हाँ पी टाइप में होल ज्यादा मिलते थे। और अगर बच्चे मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की बात करूं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की बात करूं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते थे? इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते थे बच्चे? इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते थे? इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप में कौन होते? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स? इलेक्ट्रॉन। और पी टाइप में कौन होते? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर? होल्स। क्या ये बात हमें बहुत पहले से बढ़िया से तरीके से आती है? क्या लास्ट लेक्चर में ये सीख चुके हैं कि भाई पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स किस कौन है? होल्स। मतलब मेजरली जो क्या कहते हैं आपका कंडक्शन हो रहा है, जो करंट पास हो रही है वो किसके मूवमेंट की वजह से हो रही है? होल्स की। और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो मेजरली जो करंट हो रहा होता है, जो करंट फ्लो हो रहा होता है वो किसके मूवमेंट की वजह से हो रहा है बच्चे? इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम इन पी एन जंक्शन को पी टाइप और एन टाइप को जोड़ दें, जोड़ने से मतलब बच्चे ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी में लिखा भी है लाइन में, बिल्कुल जोड़ने से मतलब ये नहीं है कि एक पी टाइप लाए और एक एन टाइप लाए और फेविकॉल से जोड़ दिया या साथ में चिपका के एक तरह से प्रेस करके रख दिया। नहीं, अगर आप इस तरीके की एक्टिविटी करते कि एक पी टाइप लेके आए और एक एन टाइप लेके आए और आपने जोड़ दिया, पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन नहीं होगी। पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन नहीं होगी। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ और इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि अगर हमने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को फिजिकली जोड़ दिया, अगर फिजिकली जोड़ दिया तो जंक्शन की फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर इसका वैसे तो एक्सप्लेनेशन का कोई बहुत लॉजिक नहीं है, बिकॉज मैं बता तो चुका ही हूं तुम्हें, लेकिन अगर तुम जानना भी चाहते हो तो अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये जो स्मूथ सी एज बिल्कुल बराबर सी एज दिख रही है, अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो ये रफ दिखेगी। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये कैसी होती है? रफ होती है, उबड़ खाबड़ होती है, रैंडम सी सरफेस होती है। जैसा कि फ्रिक्शन में बताया था कि एक स्मूथ सी दिखने वाली सरफेस भी क्या होती है? रफ होती है। और ये मान लो पी टाइप है और ये एन टाइप है, अगर तुमने क्या कहते हैं फिजिकली जोड़ भी दिया तो ये जो इनकी सरफेस इरेगुलरिटीज हैं, द साइज ऑफ सरफेस इरेगुलरिटी जो है वो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है। क्या बात? जैसे बच्चे ये कोई एक ले सरफेस है, ये बिल्कुल स्मूथ प्लेन सी दिख रही है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो ये जो इरेगुलरिटीज आएंगी, साइज ऑफ इरेगुलरिटीज is much greater नहीं, is much greater than interatomic spacing. interatomic spacing मतलब इसके जो पी टाइप के मॉलिक्यूल हैं और इसके जो एन टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में इंटरेक्ट कर सकें, इसके लिए जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, मॉलिक्यूल के जो बीच में स्पेस होता है उसके आसपास होना चाहिए, तभी इंटरेक्ट कर सकते थे। लेकिन जो दो रफ सरफेसेस हैं उनको कांटेक्ट में ले आए तो ये साइज ऑफ इरेगुलरिटीज जो होता है ना, साइज जो हमें देखने में बहुत स्मूथ, हमें लगता है कि हमने चिपका दिए, बट फिर भी वो इरेगुलर सरफेस होती है और वो इरेगुलरिटीज का जो साइज होता है वो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग से बहुत बड़ा होता है। तो फिजिकली ऐसा नहीं कि एक पी टाइप लिया एक एन टाइप लिया चिपका दिया हो गया पीएन जंक्शन, नहीं, पीएन जंक्शन फिजिकली कनेक्ट करने से नहीं होता। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे ये बन सकता था कि क्या एक पी टाइप और एन टाइप को फिजिकली जोड़ देंगे तो क्या बच्चों पीएन जंक्शन बनेगा? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। क्या बच्चे अगर मैंने एक पी टाइप को और एक एन टाइप को ऐसे कनेक्ट कर दिया, ला के कनेक्ट कर दिया, तो क्या एक पीएन जंक्शन बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं बन सकता, बिल्कुल भी नहीं बन सकता। मेरी बात आई थी समझ में? एक पी टाइप को और एक एन टाइप को लाके अगर मैंने फिजिकली कनेक्ट कर दिया तो पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, अब हमें पीएन जंक्शन बनाने के लिए करना क्या होगा? इसका आंसर है वी हैव टू फैब्रिकेट, प्रॉपर फैब्रिकेशन का प्रोसेस होता है, फैब्रिकेट द एन टाइप ऑन पी टाइप। हमें जब पी टाइप और एन साइड एक हम क्या कहते हैं, मान लो हमने क्या करेंगे, इसको हमें पी टाइप और एन टाइप
एक पीएन जंक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैब्रिकेट करना पड़ेगा एन टाइप ऑन पी टाइप। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब बच्चे बहुत सिंपल सी बात हुई कि मान लो ये आपके पास एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक सिंगल सॉलिड स्ट्रक्चर है, ये एक सिंगल सिलिकॉन है, प्योर सिलिकॉन है, प्योर सिलिकॉन है। अब ये ध्यान दो पी टाइप बनाया कैसे था, तो आप कहोगे सर पी टाइप ऐसे बनाया था कि हमने इसमें एक ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दी थी। तो आप इस वाले जो एक सिंगल सॉलिड है इस साइड से आप ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी डालो, ट्राईवैलेंट, और इस साइड से यहां पे इस साइड से पेंटावैलेंट डालो। एन टाइप कैसे बना रहे थे, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज डाल रहे थे तो एन टाइप बन रहा था, और ट्राईवैलेंट अगर डाल लेते तो पी टाइप बन रहा था। तो एक ही कंडक्टर के, एक ही बॉडी के, एक ही बॉडी पे हमने क्या किया, एक साइड क्या कहते हैं, हमने क्या किया बच्चे, हमने एक साइड, एक ही कंडक्टर पे हमने एक साइड क्या किया बच्चे, एक साइड से हमने पी टाइप वाली इंप्योरिटी डाली और दूसरी टाइप से एन टाइप डालना शुरू किया। ये एक ही सिंगल क्रिस्टल है, एक ही सिंगल क्रिस्टल है, ये एक सिंगल एसआई का वेफर लिया, एक सिंगल सिलिकॉन का वेफर लिया, उसमें एक साइड से पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालना शुरू करी और दूसरे साइड से ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज डालना शुरू करी। तो जो अब जो फॉर्मेशन होगी वो उसको क्या कहेंगे, पीएन जंक्शन कहेंगे। दो अलग अलग पीएन जंक्शन को, पी टाइप को और एक एन टाइप को लाके फिजिकली कनेक्ट करने से पीएन जंक्शन नहीं बनता। एक दो अलग अलग क्या कहते हैं, एक पी टाइप को और एक एन टाइप को फिजिकली कनेक्ट करने से पीएन जंक्शन नहीं बनता। अब अगर तुमसे कोई पूछ दे कि भाई तो फिर बनता कैसे है, तो तुम बोलोगे एक ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, एक ही सिलिकॉन लिया, एक साइड से पी टाइप क्या कहते हैं इंप्योरिटी ऐड कर दी और एक साइड एन टाइप इंप्योरिटी कर दी, तो अब पीएन जंक्शन बन जाएगा। तो सबसे पहली बात हमें सीखनी थी, फर्स्ट पीएन जंक्शन होता क्या है, बनाते कैसे हैं। तो मैंने बताया एक साइड पी और एक साइड एन, इसको पीएन जंक्शन कहेंगे। लेकिन अगर आपने उसको फिजिकली कनेक्ट किया है तो नहीं होगा, आपको प्रॉपर फैब्रिकेशन का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और वो प्रोसेस कहता क्या है कि एक साइड से आपने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी एडिशन करो तो इस साइड पी बनने लगेगा, इस साइड से पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करो तो इस साइड एन बनने लगेगा, तो अब जाके पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरीके से पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। अब जब पीएन जंक्शन बनाते हैं तो होता क्या है, पहले इस बात को समझेंगे कि इस बात को होता क्या है और उसकी वर्किंग कैसे होती है। तो देखो एनसीईआरटी में ये एक बच्चे डायग्राम है, ये अपना पीएन जंक्शन रिप्रेजेंट ऐसे कर दिया कि भाई ये इस साइड पी है, इस साइड एन है। क्यों, इस साइड मैंने एन टाइप इंप्योरिटी या पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाली थी, पेंटावैलेंट ग्रुप 5 की, और इधर कौन सी डाली थी, ट्राईवैलेंट ग्रुप 3 की। 3 वैलेंसी वाले जब डाले तो होल्स एक्सेस बनेंगे तो पी टाइप बनेगा, और पेंटावैलेंट डालेंगे तो एन टाइप बनेगा। रिप्रेजेंट ये पी और ये, ठीक है। तो ये तो हो गया कि बनाते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, एक पीएन जंक्शन बनाते कैसे। अब पीएन जंक्शन में होता क्या है, देखो ये डिप्लीशन रीजन दे रखा है, कुछ होल डिफ्यूजन दे रखा है, होल ड्रिफ्ट दे रखा है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, ये सब दे रखा है। अभी ये चीज़ क्या होती है, एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इस पूरे डायग्राम की वर्किंग को समझना, और इसको क्या कहते हैं, इस पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो मैं भी आप लोगों को कराऊंगा भी। अब देखा जाए कि ये है क्या और हुआ क्या, तो समझना बच्चे। सेमीकंडक्टर्स में बेसिकली जब अपन करंट की बात करते हैं तो दो तरीके की करंट्स की बात करते हैं। किसकी बच्चे करते हैं बात, दो तरीके की। फर्स्ट जो होता है वो होता है डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट, और सेकंड जो होता है वो होता है ड्रिफ्ट करंट। फर्स्ट जो होता है वो होता है डिफ्यूजन करंट एंड सेकंड जो होता है वो होता है ड्रिफ्ट करंट। फर्स्ट जो होता है वो होता है डिफ्यूजन करंट और सेकंड होता है ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। दोनों किस किस वजह से आते हैं मैं ये भी समझा देता हूं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं इन दोनों का मतलब बता देता हूं। ऐसा करंट, मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स
ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से किसी चीज का मोशन हो रहा है, किसी चीज का मोशन हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूज होना, डिफ्यूज होने का प्रोसेस क्या होता है? एक साइड कोई चीज किसी की कंसंट्रेशन ज्यादा है और दूसरी साइड किसी चीज की कंसंट्रेशन कम है, तो डिफ्यूजन कैसा होगा? हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन किधर होगा बच्चे? हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इतनी बात क्लियर है? अरे मतलब समझो एक एयर भर दी ट्यूब में, अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो जैसे ही ट्यूब को लीक करोगे या उसमें से कोई भी छोटा सा पंचर करोगे, हवा बाहर निकाले, क्योंकि कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है। एयर मॉलिक्यूल्स पास पास है, खूब ढेर सारे, एक पर्टिकुलर किसी फिक्स्ड वॉल्यूम में नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है अंदर एज कंपेयर टू ट्यूब के बाहर। तो जैसे ही उसमें तुमने एक होल किया, पूरी हवा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगी। मतलब अगर तुमसे पूछ दे कि भाई डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन किधर होती है, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस हमेशा किधर होता है? ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं इसे बहुत सिंप्लीफाई करके, कि चूंकि आप पढ़ते आपको इतनी बात समझ में नहीं आती हो, काफी टाइम लगता, मैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बता दूं। डिफ्यूजन का मतलब फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होने के प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। अब बात कर लेते हैं बेटा इसकी भी, ड्रिफ्ट की। क्या ड्रिफ्ट नामक शब्द आपने पहले भी पढ़ा है? अरे बोलो, क्या आपने पहले भी पढ़ा है? ड्रिफ्ट करंट, याद आया? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती थी इलेक्ट्रॉन की, निकालते थे ड्रिफ्ट करंट। उस ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट आती थी उसी को ड्रिफ्ट करंट भी कहते थे। तो ये ड्रिफ्ट टोक्यो ड्रिफ्ट वाली ड्रिफ्ट नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली ड्रिफ्ट करंट वाली ड्रिफ्ट करंट है। तो बेसिकली वहां पे देखो, इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन तो हो ही रहा होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रैंडम मोशन तो हो ही रहे होते थे। हम क्या लगाते थे? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती थी? उस रैंडम मोशन को थोड़ी डायरेक्शन दे देती थी, इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे आराम से वीडी एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे जाने लगता था, और उसी के करस्पॉन्डिंग अपन ड्रिफ्ट करंट निकालते थे, NEAVD निकालते थे कि निकालते थे? बोलो। तो बेसिकली हमने पहले भी पढ़ रखा है, बेसिकली जो ड्रिफ्ट करंट होता है इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्लिक पोटेंशियल डिफरेंस, ऑब्लिक पोटेंशियल डिफरेंस। बात आई समझ में? ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से आती? हम बैटरी लगाते थे, बैटरी क्या जनरेट करती थी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती थी? उन चार्ज पार्टिकल को ड्रिफ्ट कराती थी, अपने साथ आगे ले जाती थी। तो ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट आएगा उसको क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट करंट। क्या कहते हैं बच्चे? ड्रिफ्ट करंट। और डिफ्यूजन मतलब किसकी वजह से? ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, कि ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। और डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब किसी भी सेमीकंडक्टर में हम दो करंट की बात करेंगे, एक डिफ्यूजन करंट और दूसरी ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन किसकी वजह से होगी बच्चे? डिफ्यूजन हमेशा कंसंट्रेशन डिफरेंस, एक तरफ मान लो किसी चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा है और दूसरी तरफ कम, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चीजें फ्लो करती हैं। अगर वही चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसको करंट कह देंगे। तो अगर हायर कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज की तरफ ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस अगर फ्लो हो रहा है तो उसको क्या कह देंगे दोस्तों? क्या कह देंगे दोस्तों? डिफ्यूजन करंट। क्या कह देंगे दोस्तों? डिफ्यूजन
करंट। और ड्रिफ्ट पहले भी समझ रखा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वहां पे भी कब आ रही थी ड्रिफ्ट करंट? जब बैटरी कनेक्ट करते थे तो क्या आती थी बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आती थी बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस अगर कोई चार्ज का फ्लो हो रहा है तो उस चार्ज की वजह से जो करंट आएगी, उस फ्लो की वजह से जो करंट आएगी, उस करंट का नाम क्या दे देंगे बच्चा? ड्रिफ्ट करंट। उस करंट का नाम क्या कर दे देंगे बच्चा? ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड या अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। और डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से होती है बच्चे? ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी से बोर्ड पे जो लिखा है जल्दी से लिख लो फटाफट, खटाखट, 10 सेकंड दिए। चलिए देखा जाए बच्चा लोग आगे। तो अब मैं बात करता हूं एक पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन में होता क्या है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बच्चे। ये बच्चे एक पी टाइप है, ये एन टाइप है। एक बात सोचो बच्चे, पी टाइप के लिए अगर मैं बात करूं, इसके लिए मेजॉरिटी में होल्स हैं, बात मानते हैं। अगर मैंने इसकी डोपिंग पी टाइप के ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से करी और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया, तो पिछले लेक्चर में बताया था इसमें मेजॉरिटी में क्या होंगे? होल्स। माइनॉरिटी मतलब कम कंसंट्रेशन, माइनॉरिटी मतलब कम कंसंट्रेशन। माइनॉरिटी में कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। ये जो मैं तुम्हें सारी फजीयत बता रहा हूं, ये सिर्फ सिंपल सा एक छोटा सा जो डायग्राम है एनसीईआरटी में, इसको समझाने के मैं तुम्हें 15 मिनट ले रहा हूं सिर्फ इस डायग्राम का, और बहुत सेंसिबल, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो समझना बच्चे, पहले हम जब ये सारी समझ लेंगे, ये डायग्राम 1 मिनट में समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। और अगर बच्चे मैं इधर बात करूं एन में, तो मेजॉरिटी में कौन है? मेजॉरिटी में एन साइड में कौन होते हैं बच्चे? इलेक्ट्रॉन्स। और माइनॉरिटी, कम कंसंट्रेशन वाले, माइनॉरिटी में बात करूं तो माइनॉरिटी में कौन है बच्चे? होल्स। माइनॉरिटी में कौन से हैं बच्चे? होल्स। मेजॉरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन। ज्यादातर कौन है? इलेक्ट्रॉन। माइनॉरिटी में कौन है? होल्स। यहां मेजॉरिटी में क्या बात करें? होल्स। और माइनॉरिटी में बात करें तो इलेक्ट्रॉन। माइनॉरिटी में बात करें तो इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी में बात करें तो होल्स। मेजॉरिटी में बात करें यहां तो इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी में बात करें तो होल्स। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात से क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो अब क्या तुम्हें कंसंट्रेशन डिफरेंस दिखा? एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और, ध्यान से बताओ दोस्तों, क्या ये पी टाइप एज अ होल पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है? क्या ये पूरा पी टाइप स्ट्रक्चर पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है या न्यूट्रल है? बच्चों ध्यान से सुनो, मैंने लास्ट लेक्चर में चीख चीख के बोला था कि कोई भी पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाए एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, एज अ होल अगर तुम उसको देखोगे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है। तो ये भी क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। ना इसमें एक्सेस में चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, ना एक्सेस में नेगेटिव चार्ज है। लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूं। अगर एन टाइप की भी बात करूं तो क्या ये भी न्यूट्रल है बच्चा लोग? क्या ये भी न्यूट्रल है? ये भी न्यूट्रल है बिल्कुल। कंडक्शन के लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया ड्यू टू पेंटावेलेंट, और अगर हमने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाली थी, उसके वैलेंस में अगर 5 इलेक्ट्रॉन थे तो उसी के, अरे पेंटावेलेंट जो इंप्योरिटी डाली वो न्यूट्रल था ना, ये भी न्यूट्रल था, तो एज अ होल नेट चार्ज तो 0 है। बट चूंकि उसमें सिलिकॉन टेट्रावेलेंट था, 4 वैलेंसी थी, और हमने कोई पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाल दी तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस रह गया जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट
नहीं किया, और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो क्या है बच्चे, फ्री टू मूव, आवारा, तो घूमेगा, घूमेगा तो क्या आएगी, करंट आएगी। तो इसलिए हमने बोला था एन टाइप का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस में नहीं है, एक्सेस में नहीं, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस लैटिस में उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज अ होल, ये न्यूट्रल है, बट चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया वो यहां पे ज्यादा अवेलेबल है एन टाइप में, और यहां पे होल्स ज्यादा अवेलेबल है पी टाइप पे। तो ये पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, ये नेगेटिवली चार्ज नहीं है, दोनों न्यूट्रल है, इतनी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या ये देख के समझ में आया मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन और यहां माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन हाइयर, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन हाइयर, और यहां पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन डाउन, कम है, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन काफी लोअर साइड पे है, काफी कम है। दोस्तों होल्स की बात कर लेते हैं, यहां मेजॉरिटी में होल्स है, ज्यादातर क्या है, होल्स, और यहां पे बहुत कम कंसंट्रेशन में क्या है, होल्स। तो क्या कंसंट्रेशन डिफरेंस आया, क्या दोस्तों कोई बैटरी एट्री क्वेश्चन ही कनेक्ट किया, बस पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन, पी टाइप को एन टाइप, पी और एन टाइप फैब्रिकेट किए मैंने, इधर पी टाइप इंप्योरिटी, इधर एन टाइप इंप्योरिटी। तो जो जब इंप्योरिटी एडिशन हुआ तो यहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए और यहां होल्स माइनॉरिटी हो गए, यहां होल्स मेजॉरिटी में हो गए और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में हो गए। तो क्या आ गया बच्चे, कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस क्या डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा, क्या ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस क्या डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा, बिल्कुल होगा। तो बच्चे अब होगा क्या देखना, मेजॉरिटी है ये माइनॉरिटी है, तो अपन ये कह सकते हैं इधर से इधर क्या जा रहा होगा, इधर हायर कंसंट्रेशन किसकी, इलेक्ट्रॉन की, लोअर कंसंट्रेशन किसकी है, इलेक्ट्रॉन की, किधर है, इस साइड। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो हो रहा होगा, इसको कह देंगे डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी बात आती है समझ में कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर डिफ्यूज करेंगे। एंड सिमिलरली, एंड बच्चों सिमिलरली यहां पे अगर मैं होल्स को देखूं तो ज्यादा है, और यहां क्या है, तिन्नी से, छोटू से, कम से। तो क्या हायर कंसंट्रेशन होल्स की इधर हुई बच्चे, और लोअर कंसंट्रेशन होल्स की इधर हुई। तो क्या बच्चा लोग बोलो, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होल्स डिफ्यूज करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, 100% करेगा, 100% करेगा। तो यहां आ गया डिफ्यूजन ऑफ होल्स। तो इस तरीके से होल्स का डिफ्यूजन होगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज होंगे, होल्स इधर डिफ्यूज होंगे, इतनी बात क्लियर है। अब एक बात सोचो, एज अ होल तो ये न्यूट्रल था और एज अ होल ये भी न्यूट्रल था, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां चले गए। एज अ होल देखो ये पूरी साइड न्यूट्रल थी, ठीक है, इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, लेकिन इसके कुछ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर गए इस रीजन में। तो क्या अब यहां पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे, या कह दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव थे, लेकिन कुछ नेगेटिव यहां से उठ के यहां चले गए। तो होगा क्या उसकी वजह से बेटा, यहां एक जंक्शन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और बिल्कुल ये एक्चुअली ऐसा नहीं होगा यहां वाले इलेक्ट्रॉन उठ के जा रहे हैं, बिल्कुल जहां पे पी और एन का इंटरफेस आ रहा होगा, जहां पिन और एन का इंटरफेस आ रहा होगा, वहां पे डिफ्यूजन हो रहा होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहे होंगे। और इलेक्ट्रॉन चूंकि ये पहले न्यूट्रल था और अब इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो सिर्फ डॉट इसके इधर वाली साइड में देखो, ये जो येलो लाइन मैंने बीच में बना रहा हूं, इसके इधर पी था, इसके इधर एन था, और जस्ट जंक्शन में ट्रांसफर शुरू होगा। तो ये एज अ होल न्यूट्रल था, लेकिन इससे कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। तो क्या बच्चे, यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। मेरी बात आई समझ में। और सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएंगे। तो क्या यहां पे नेगेटिवली चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव इस साइड पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव, डिफ्यूजन की वजह से एक चार्ज का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा।
डिफ्यूजन की वजह से चार्ज का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा होगा, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहे होंगे, तो यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चले गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस रीजन में कम हो गए, तो एज अ नेट ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए तो इस रीजन में नेगेटिवली चार्ज ज़्यादा आ जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस डेवलप। और क्या बच्चे प्लस और माइनस चार्ज डेवलप होने की वजह से, क्या बच्चे ये प्लस और माइनस चार्ज डेवलप होने की वजह से, अगर मैं बोलूं, इसको अब हटा दे रहा, इसकी ज़रूरत नहीं है समझाने के लिए, हमें समझ गया कि ये एक रीज़न बन गया बीच में, ये एक रीज़न बन गया। क्या एक प्लस और माइनस चार्ज डेवलप होने की वजह से बच्चे मैं कह सकता हूँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से निकलती है? पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव फील्ड की तरफ, चार्ज की तरफ जाती है। तो क्या इस रीजन में इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हो जाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी पॉजिटिव एंड टाइप से पी टाइप की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगी, तो एन टू पी इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब बात करते हैं मैंने किसकी, ड्रिफ्ट करंट की। ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से होती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक जब तक जंक्शन फॉर्मेशन नहीं हुई थी तब तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी क्या? नहीं। लेकिन जैसे ही डिफ्यूजन शुरू हुआ, फील्ड बनना शुरू हो गई, और फील्ड बनते ही क्या ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज ड्रिफ्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अब समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, अगर फील्ड की डायरेक्शन इधर है, फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगाएगी और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगाएगी। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो फील्ड यहां से यहां है। तो समझना बच्चे, इस रीजन में माइनॉरिटी में क्या है? इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं कि सिर्फ होल्स हैं, इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इक्का दुक्का, देखो मेजॉरिटी तो होल्स हैं लेकिन इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन भी माइनॉरिटी में। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से अपोजिट इस पे फोर्स इधर लगाएंगी? तो क्या दोस्तों इन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से इधर ऐसा शुरू होगा। सिमिलरली यहां पे कुछ होल्स भी हैं, होल्स को हम कैसे ट्रीट करते हैं? एज अ पॉजिटिवली चार्ज। यहां पे माइनॉरिटी में क्या है? होल्स। तो इक्का दुक्का क्या है? होल्स। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज को क्या अपनी तरफ फोर्स लगाएंगे? तो होल्स का मूवमेंट किधर होगा? इधर। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? तो समझना बच्चे, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है तो क्या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है तो क्या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट अपन करंट मानते हैं? क्या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया तो क्या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट अपन करंट मानते हैं? बिल्कुल। तो जो करंट की डायरेक्शन आएगी दोस्तों, जो करंट की डायरेक्शन आएगी वो ड्यू टू ड्रिफ्ट, ये रेड वाला क्या है? ड्रिफ्ट बता रहा है ना, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं करंट की डायरेक्शन ड्यू टू ड्रिफ्ट, इधर होगी, ड्यू टू ड्रिफ्ट इस साइड पे होगी। और जो डिफ्यूजन हो रहा था वो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन इधर है, तो डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर हो रहा था बच्चे? देखो इस साइड में हो रहा है। डिफ्यूजन की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रही थी, और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं? तो ये ड्यू टू ड्रिफ्ट, ये क्या था? करंट। वापस से लिख दे रहा, डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट। और अगर डिफ्यूजन करंट की बात करें, चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस रीजन से इधर जा रहे हैं, और करंट की डायरेक्शन क्या मानते हैं? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिफ्यूजन वाला इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो डिफ्यूजन करंट किधर होगी? इधर की डायरेक्शन होगी। तो यहां बना दी, ये क्या हो गया? डिफ्यूजन ऑफ
डिफ्यूजन ऑफ सॉरी करंट ड्यू इरेजर पेन डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट इधर होती है और ड्रिफ्ट करंट इधर होती है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती है। डिफ्यूजन करंट अलग डायरेक्शन में होती है और डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट इधर से इधर होती है N2P और डिफ्यूजन P2N होती है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब हम कहते हैं कोई करंट फ्लो नहीं होता, उस वक्त जितना डिफ्यूजन करंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसी लाइन को से समझाने के लिए मैंने इतनी पूरी बातें समझाई हैं, सिर्फ एक छोटी सी स्टेटमेंट को समझाने के लिए। एनसीईआरटी में स्टेटमेंट लिखा है, मैं अभी दिखाऊंगा अभी कहां लिखा है, मैंने बुक कटिंग रख रखी है कि डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट और डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट दोनों अपोजिट है। अब जब दोनों एग्जैक्टली बराबर हो जाएंगे, तो अपन क्या कह देंगे, नेट करंट जीरो हो जाएगा। तो अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन बराबर हो जाते हैं। चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए अपन कह देते हैं नेट करंट जीरो। और यहां पे एक जंक्शन बन जाता है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आने लगता है, यहां नेगेटिव चार्ज आता है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अब डिफ्यूजन हो क्या रहा था बच्चे, इलेक्ट्रॉन का इधर से इधर। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाना चाहेगा ड्यू टू डिफ्यूजन तो इधर जाना चाहेगा, लेकिन क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको जाने देगी? इलेक्ट्रिक फील्ड गई कहां, हम तो तुम्हें पीछे खींचेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स किधर लगाएगी? अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना चाह रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पे फोर्स लगाएगी, ये किधर लगाएगी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन फर्दर डिफ्यूज नहीं कर पाता। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत बढ़ती जाती है, एक समय ऐसा आता है कि फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रुक जाता है इस साइड टू इस साइड। बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो फील्ड की डायरेक्शन में जाना है, फील्ड उस पर फोर्स किधर लगाती है, अपोजिट, तो फील्ड उसको जाने नहीं देगी। तो इस तरह से पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन होती है, जंक्शन बन जाता है। जंक्शन वाले रीजन में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, फील्ड होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, और ये इलेक्ट्रॉन उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करके नहीं जा पाता, बिकॉज उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं रह जाती, और इस वजह से जंक्शन की फॉर्मेशन होती है। कंफर्टेबल है? अब इसको समराइज कर दूंगा, सब कुछ समझा दिया, सारी वर्किंग समझा दी। अब इसको पॉइंट टू पॉइंट समरी में लिख दूंगा, जिससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, ये एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है इसको पूरे को समझाने के लिए। होल्स डिफ्यूजन दिखाया P2N, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन N2P मैंने बता दिया, इधर से इधर होगी, या हायर कंसेंट्रेशन तो इधर होगा। इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है वो इधर ड्रिफ्ट करेंगे, और इसके जो माइनॉरिटी होल्स हैं वो इधर से इधर ड्रिफ्ट करेंगे। और ये जो रीजन बना, इस रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। ये जो रीजन बना बच्चे, इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। इसको क्या कहते हैं बच्चे, डिप्लीशन रीजन। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है? तो ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, द प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द डिफ्यूजन करंट इक्वल्स द ड्रिफ्ट करंट। क्वेश्चन क्या बन सकता है ये भी समझा दूं। द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द डिफ्यूजन करंट इक्वल्स द ड्रिफ्ट करंट, thus a PN junction is formed. In a PN junction under equilibrium there is no net current, there is no net current। लेकिन तुम कह दो कि कोई फ्लो ही नहीं हो रहा, फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज भी कर रहे होते हैं, एट द सेम टाइम ड्रिफ्ट भी कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि जो मैंने ये बात बताई दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इक्विलिब्रियम में मान लो ये करंट एग्जैक्टली इसके बराबर हो गई, तो नेट करंट क्या कह देंगे, जीरो। फर्दर और कोई चार्जेस का नेट ट्रांसफर, नेट करंट जीरो हो गई, मतलब नेट ट्रांसफर चार्ज का नहीं, लेकिन मतलब हो रहा है प्रोसेस, कुछ इलेक्ट्रॉन से ड्रिफ्ट इधर हो रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज हो रहे हैं, कुछ इधर ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो जितने इधर डिफ्यूज हो रहे हैं उतने इधर ड्रिफ्ट हो रहे हैं, इसी को बोल देते हैं जंक्शन बन गया। एक जंक्शन बन गया, यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल फिक्स हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ फिक्स हो गई। अब नेट कुछ नहीं हो पा रहा, लेकिन अंडर इक्विलिब्रियम, ये एनसीईआरटी की लाइन है। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि क्या पीएन जंक्शन में, इक्विलिब्रियम में, डिप्लीशन रीजन में क्या कोई फ्लो ही नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का कोई फ्लो ही नहीं होता, तो तुम कह दोगे फॉल्स स्टेटमेंट। भाई होता है, इलेक्ट्रॉन्स का भी फ्लो होता है, डिफ्यूजन भी हो रहा होता है और ड्रिफ्ट भी हो रहा होता है, लेकिन चूंकि दोनों की वैल्यू
नेट वैल्यू डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट की अगर बराबर हो गई, अब डायरेक्शन तो थी ही अपोजिट, तो नेट करंट अपन कह देते हैं जीरो। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने अंडरलाइन कर दी कि अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, अंडर द इक्वेशन कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड डिप्लीशन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। कंफर्टेबल है? तो देखो ये तुम्हारा डिप्लीशन रीजन की विड्थ W दे दी। अब देखो फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं, हमें पता है बच्चे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको नहीं पता उसको भी बता दे रहा कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो फील्ड इधर से इधर, तो फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल ये है, और जैसे ही तुम इधर से इधर गए तो पोटेंशियल इधर आ जाएगा, पोटेंशियल डाउन कर जाता है। तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। पहले कुछ हायर पोटेंशियल लेवल पे था, कुछ एक ये हायर पोटेंशियल लेवल पे था, कुछ एक ये हायर पोटेंशियल लेवल पे था, अब ये लोअर हो गया। ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस आया V0, इसी को कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर। क्योंकि यहाँ पे फील्ड आई, फील्ड आएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, फील्ड की डायरेक्शन में जाने में पोटेंशियल ड्रॉप करता है। तो मान लो इस लेवल पे पोटेंशियल V ये था, ठीक है, कुछ पोटेंशियल था, ठीक है। अब जैसे ही यहां से यहां इस डिप्लीशन रीजन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। डिप्लीशन रीजन में क्या होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो क्या होगा, पोटेंशियल कम होगा। तो जैसे ही इस रीजन को कम करोगे तो फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे, पोटेंशियल कम होता होता था, फिर वापस पी साइड में चले गए तो पोटेंशियल कांस्टेंट। तो कांस्टेंट पोटेंशियल आ रहा था, जितनी देर के लिए डिप्लीशन रीजन मिला उतनी देर के लिए पोटेंशियल गिरा और फिर कांस्टेंट हो गया। तो पी टाइप और एन टाइप रीजन में एक पोटेंशियल बैरियर आ जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, जिसको कहते हैं V0। और उस पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल बैरियर की वजह से फर्दर डिफ्यूजन ऑफ होल्स नहीं हो पाता। कंफर्टेबल है? सब चीज समझा दी। अब बच्चों एक बहुत अच्छी चीज मैं करने वाला हूं इस पूरे पीएन जंक्शन को, मेरे को मालूम है, मैंने तुम्हें बता दिया। हो सकता है कुछ बच्चों को शायद थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो, कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया, लेकिन 10 दिन बाद मुझे मालूम है मैंने जो तुम्हें बात बताई वो तुम सब भूल जाओगे। तो मैं तुम्हें इस पूरे पीएन जंक्शन की कुछ एक समरी देने वाला हूं, 1 पेज 2 पेज समरी होगी बेसिकली। 2 पेज में तुम्हें 5-10 पॉइंट लिख दूंगा। वो अगर तुम्हें पॉइंट तुमने पढ़ लिए, तुम्हें ध्यान रहेंगे, तो एनसीईआरटी की सारी लाइंस कवर हो जाएंगी, उनसे पूरा पीएन जंक्शन कवर हो जाएगा जो मैंने अभी तक बताया। और इससे बाहर ना नीट में क्वेश्चन आ सकता है ना जेईई में, ये मैं इस गारंटी की बात बता दे रहा हूं कि ये 2 पेज जो मैं अब लिखने वाला हूं इससे तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस तुम्हें ये 4-5 पॉइंट ध्यान रखने हैं, ठीक है। शुरू किया जाए। तो सबसे पहला बात, डिफ्यूजन करंट is due to concentration difference, ठीक है। सेकंड पार्ट, ड्रिफ्ट करंट is due to drift current is due to potential difference, is due to potential difference। 2 पॉइंट हो गए बच्चे। तीसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं जो बताया था, we will not get a PN junction if we will connect, अगर हम 2 P टाइप और N टाइप, if we will connect to separate P and N टाइप फिजिकली, अगर हम फिजिकली 2 अलग अलग, एक P को और एक N को कनेक्ट कर देंगे तो पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तीसरी बात, in a PN junction
depletion region is formed. Depletion region is formed. एक डिप्लीशन रीजन बनती है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर थी? फ्रॉम एन टू पी. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो किधर है? एन से पी की तरफ. तो हमें ये बात पता चल गई कि डिप्लीशन रीजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है फ्रॉम एन टू पी एंड हेंस पोटेंशियल डिफरेंस अराइजेस. कंफर्टेबल है? सारे पॉइंट लिख लिए. नेक्स्ट पॉइंट बता दूं. इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेस, ये नोट्स बन रहे हैं तुम्हारे. इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेस फ्रॉम एन साइड टू पी साइड. हेंस डिफ्यूजन करंट इज फ्रॉम, ये n टू p जा रहा है, डिफ्यूजन की डायरेक्शन n टू p है, तो करंट किधर होगी? फ्रॉम p टू n. इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है डिफ्यूजन. अगला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट फ्रॉम. इलेक्ट्रॉन देखो n से p इलेक्ट्रिक फील्ड थी, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होगा. तो p में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनका ड्रिफ्ट होगा इधर से इधर, p टू n. इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट फ्रॉम p टू n एंड आर माइनॉरिटी कैरियर्स. ठीक है, p टू n एंड हेंस ड्रिफ्ट करंट इज फ्रॉम, ये p टू n जा रहा है तो करंट किधर होगी? n टू p. ड्रिफ्ट करंट कहां से कहां होगी? n से p. क्लियर है? अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल टू डिफ्यूजन करंट. ड्रिफ्ट करंट किसके बराबर होती है? डिफ्यूजन करंट के लिए. एंड नेट करंट इज 0. कंफर्टेबल है? ये सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस between P and N side across PN junction stops any further net transfer of electron and holes across
जंक्शन, नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स अक्रॉस जंक्शन। कॉपी कर लो दोस्त लोग, बच्चा लोग कॉपी कर लो इसको जल्दी से। तो ये 2 पेज की समरी हो गई, समरी ऑफ पीएन जंक्शन। अगर इस जंक्शन की समरी को भी एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के चले गए तो तुम्हारा काम निप हो जाएगा, तो नंबर मिल जाएंगे, इस बात की गारंटी है। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो बच्चा लोग, बच्चा पार्टी, फास्ट फास्ट, वेरी फास्ट, सो फास्ट, फास्ट एंड फ्यूरियस। कंफर्टेबल है दोस्त लोग, कंफर्टेबल है बच्चा लोग? ये लिख ली, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके नोट्स भी बच्चे मैं प्रोवाइड कर दूंगा फिजिक्स 101 पे। और स्पेशल क्लासेस में बच्चे मैं प्रैक्टिस सेशन रख दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो फिजिक्स 101 का टेलीग्राम चैनल कर लो, उस पर पहली बात तो नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सेकंड थिंग इज, नोट्स मिलने के बाद मैं जब इसका प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा तो उसके लिंक्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे जाएंगे, फिजिक्स 101 सर्च करेंगे, ठीक है। तो एक तो मेरे सारे लेक्चर्स के लिंक्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सेकंड, अभी मैं अराउंड 2 नवंबर को इसका प्रैक्टिस सेशन लिखूंगा, तो वो प्रैक्टिस सेशन पूरा क्या कहते हैं उसका लिंक फिजिक्स 101 के टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो उस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें हो जाएंगी। कंफर्टेबल है दोस्त लोग? चलिए, अब आता है सेमीकंडक्टर डायोड। किसकी बच्चे? सेमीकंडक्टर डायोड। व्हाट इज सेमीकंडक्टर डायोड? देखा जाए बच्चा लोग, देखा जाए बच्चा लोग, क्या होता है सेमीकंडक्टर डायोड? एक जो पीएन जंक्शन होता है उसी को सेमीकंडक्टर डायोड कहते हैं। एक जो पीएन जंक्शन होता है, इस तरीके से, कोई ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैरियर पोटेंशियल बनता है। पी साइड इज एट लोअर पोटेंशियल, एन साइड एट हायर पोटेंशियल। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एन से पी है, तो फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो अगर इस डायरेक्शन में फील्ड जा रही है तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा। तो पी साइड एन लोअर पोटेंशियल पे होता है और एन साइड हायर पोटेंशियल पे होता है। इस पी टाइप और एन टाइप को जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो एक सर्किट रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे रजिस्टर को सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, वोल्ट मीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इसी तरह एक पीएन जंक्शन डायोड को ऐसे, एक ट्रायंगल और ट्रायंगल के आगे ही है। कंफर्टेबल है? जिस पे ये डंडी लगी होती है, इस साइड को अपन एन कहते हैं और जिधर ये ट्रायंगल होता है उसको कहते हैं पी। ये पीएन जंक्शन है, ये इसकी डिप्लीशन लेयर की फॉर्मेशन हुई, तो ये डिप्लीशन लेयर की फॉर्मेशन हुई। ये तो एक तरीके से मैंने बताया कि एक्चुअली में कैसा होता है, लेकिन सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। जिधर ये डंडा आएगा उसको एन साइड कहते हैं, जिधर ये ट्रायंगल है उसको क्या कहते हैं? पी साइड कहते हैं। वर्किंग पूरी पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन की मैंने आप लोग को बता दी कि भाई पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन होती है तो कैसे होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब बात आती है कि इसका एप्लीकेशन। तो सबसे पहली बात आती है कि पीएन जंक्शन डायोड इन अ फॉरवर्ड बायस कंडीशन। तो समझ लेते हैं भाई, पीएन जंक्शन को एक हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया तो क्या होगा। तो समझना बच्चे कि भाई ये अपना एक पीएन जंक्शन था, ये पी टाइप था, ये एन टाइप था, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब पी टाइप एन टाइप था तो हुआ क्या था, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज किए थे एन से यहाँ, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था। ये सारी चीजें तो अपन बता ही चुके हैं। और यहाँ एन से इलेक्ट्रॉन इधर गए थे, ड्यू टू एन में क्या थे, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन थे, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन थे, इधर डिफ्यूज करे थे तो इधर इलेक्ट्रॉन कम हुए थे, इधर बढ़े थे, कम हुए थे तो पॉजिटिव चार्ज, बढ़े थे तो नेगेटिव चार्ज। इतना क्लियर है? क्या इसकी वजह से इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी? क्या इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी बच्चे? बिल्कुल आई थी। अब बायसिंग का मतलब क्या होता है? अंडर फॉरवर्ड बायस, बायसिंग का मतलब क्या हुआ बच्चे? बायसिंग का मतलब ये हुआ, इस शब्द का मतलब हुआ कनेक्टिंग अ बैटरी, कनेक्टिंग अ
बैटरी। अब फॉरवर्ड बायस का मतलब यह है कि पी टाइप को पॉजिटिव से जोड़ दो और एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ दो। पी टाइप को पॉजिटिव से जोड़ दो और एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ दो, तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस। इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस। इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो पी टाइप को यहां जोड़ दिया, एन टाइप को इससे जोड़ दिया, पी टाइप पॉजिटिव से, एन टाइप नेगेटिव से, तो इसको बोल देंगे फॉरवर्ड बायस। क्या ये बैटरी सर्किट में पोटेंशियल करेगी? अगर बैटरी करंट फ्लो कराती, अगर ये सर्किट नॉर्मल सर्किट होता तो क्या करंट ऐसे जाने की कोशिश करता? तो क्या ये बैटरी टेक्निकली ईबी लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बैटरी या बाइजिंग बैव, क्या इस डायरेक्शन में फील्ड लगाएगी? पहले से जो एग्जिस्ट कर रही है फील्ड वो क्या इस डायरेक्शन में कर रही है? तो क्या दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हैं? क्या दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हैं? तो अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी इनसाइड, ई थी इधर, क्या ये ईबी का जो क्या कहते हैं एक कंट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव हो जाएगा? देखो ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, अगर दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या माइनस होंगे? तो वैल्यू मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, वेक्टर तो लिखूंगा तो ऐसे लिख दूंगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में अगर मैं बात करूंगा ई नेट का, तो क्या ई माइनस ई बी होगा? दोनों का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। तो क्या बच्चे फील्ड की स्ट्रेंथ घट रही है? क्या बच्चे फील्ड की स्ट्रेंथ घट रही है? अगर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला तुम्हें गलती से याद है तो माइनस का ई डॉट डी लिखते थे। तो अगर बच्चे फील्ड की मैग्नीट्यूड, नेट फील्ड की मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रही है तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज करेगा? बिल्कुल करेगा। तो होता यूं है कि जैसे ही हमने बायजिंग बैटरी लगाई और इस बायजिंग बैटरी का पोटेंशियल हमने बायजिंग बैटरी का पोटेंशियल हमने बढ़ाया, हमने बायजिंग बैटरी लगाई और बायजिंग बैटरी का हमने पोटेंशियल बढ़ाया, तो क्या होगा बच्चे? ये फील्ड कम होती जाएगी और जैसे जैसे फील्ड कम होती जाएगी इस रीजन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कम होता जाएगा। और जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा इलेक्ट्रॉन कैन नॉट इजीली जंप फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एन से पी में कूदना शुरू कर देंगे वापस से करंट शुरू हो जाएगी। तो पी अगर हम सफिशिएंटली जो ये फील्ड है इससे ज्यादा वैल्यू की अगर हमने फील्ड लगा दी, ये जो इधर की तरफ फील्ड थी इससे ज्यादा वैल्यू की अगर हमने फील्ड लगा दी, तो क्या होता है? अगर हमने इससे ज्यादा वैल्यू की बच्चे फील्ड लगा दी, जैसे ये फील्ड ई पहले से एग्जिस्ट कर रही हो, बैटरी की फील्ड इससे ज्यादा ताकतवर हो गई, तो पोटेंशियल डिफरेंस खत्म, इलेक्ट्रॉन धड़ल्ले से जाएंगे तो कंडक्शन हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड कैसा हो जाता है? कंडक्टिंग नेचर का हो जाता है। फॉरवर्ड बायस नेचर में डायोड कैसा होता है? कंडक्टिंग नेचर का हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस डाउन होने लगता है। तो देखो ये एक फॉरवर्ड बायस कंडीशन है। देखो पी टाइप को क्या किया है? पॉजिटिव बड़े वाले टर्मिनल को पी से किया और छोटे वाले टर्मिनल को एन से। क्या ये एक फॉरवर्ड बायस है? डिप्लीशन विड्थ क्या हो गई? कम, क्योंकि फील्ड कम हो गई तो डिप्लीशन विड्थ भी क्या हो गई? कम। तो 1 2 3 डिफरेंस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल पे बात करिए। लेट्स से ये V1 पे बात करिए, ये V2 पे और ये V3 पे। तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि जितना ज्यादा बायजिंग वोल्टेज लगाएंगे उतनी फील्ड कम होगी? ईबी की वैल्यू जितनी ज्यादा कर दूंगा, क्या कहते हैं यहां पे जो नेट पोटेंशियल, ईबी जितना बड़ा करूंगा क्या नेट फील्ड उतनी कम होगी? तो क्या नेट पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें उतना ही कम मिलेगा? तो अगर जो सबसे कम पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो क्या ये वाला मिल रहा है V3 के करस्पॉन्डिंग, तो क्या मैं कह सकता हूं अप्लाइड बायजिंग वोल्टेज V3 सबसे ज्यादा होगा, फिर V2 होगा और फिर V1 होगा। तो ये आ रहा है। जैसे जैसे तुम क्या कहते हैं बैटरी की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये ग्राफ कम नीचे आता जाएगा। तुम बैटरी की पोटेंशियल और बढ़ा दोगे तो ये ग्राफ और नीचे होता जाएगा। कंफर्टेबल है? मेरी बात आ रही समझ में? बायसिंग बैटरी वोल्टेज बढ़ाओगे, बैटरी की वोल्टेज बढ़ाओगे, तुम्हारा ग्राफ जो है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर पोटेंशियल बैरियर V0 था वो कम होता जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा तो ग्राफ नीचे की तरफ आता है। तो ये है डायोड अंडर द फॉरवर्ड बायस कंडीशन। कंफर्टेबल है? अब फॉरवर्ड बायस समझा दिया। फॉरवर्ड बायस की तुम्हें समरी समझा दे रहा। इस समरी मतलब अभी तक तो समझाया,
अब तुम्हें वो कुछ बातें ध्यान बता दे रहा कि वो एक पेज की बात अगर तुम्हें ध्यान होगी तो पूरी ऐसी तैसी कर दोगे। समरी ऑफ फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में क्या क्या घटना चक्र चलता है इस बारे में चर्चा। सबसे पहली बात, पी टाइप इज connected with p type is connected with positive terminal of battery, terminal of biasing battery and n type with negative terminal of बैटरी। पी टाइप को पॉजिटिव से और एन टाइप को अगर नेगेटिव से कर दोगे तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस। सेकंड पॉइंट बात करते हैं कि अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन, अंडर फॉरवर्ड biased condition depletion region या depletion width becomes thin, पतली हो जाती है, या depletion width decreases। डिप्लीशन विड्थ क्या होती है बच्चे? डिक्रीज कर जाती है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डिप्लीशन विड्थ क्या हो जाती है? डिक्रीज कर जाती है। बैरियर पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं, बैरियर क्यों बोल रहे थे? बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से रोक रहा था। बैरियर पोटेंशियल also decreases। ठीक है। और चौथी बात, अगर हम सफिशिएंटली फॉरवर्ड बायस कर देंगे तो डायोड जो है, पीएन जंक्शन डायोड, वो क्या हो जाएगा? डायोड विल बिकम कंडक्टिंग। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो डायोड होता है वो क्या हो जाता है? कंडक्टिंग हो जाता है। conducting after certain value of biasing voltage जिस वोल्टेज से हम बायस कर रहे हैं। बायसिंग वोल्टेज मतलब बैटरी का पोटेंशियल जो हमने लगाया उसको क्या बोलते हैं? बायसिंग वोल्टेज। तो एक सर्टेन वैल्यू ऑफ बायसिंग पोटेंशियल से अगर ज़्यादा लगा दिया तो डायोड कंडक्टिंग हो जाता है बहुत मज़े के साथ। तो सिर्फ इतनी बात है कि पी टाइप को पॉजिटिव से जोड़ना है, एन टाइप को नेगेटिव। डायोड कैसा हो जाएगा? कंडक्टिंग। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डिप्लीशन विड्थ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बैरियर पोटेंशियल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फॉरवर्ड बायस में सारी जो दिक्कतें थी ना पीएन जंक्शन में, जो बैरियर एक डिप्लीशन रीजन बना था उसकी विड्थ कम हो जाएगी, फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बैरियर पोटेंशियल कम हो जाएगा और डायोड कंडक्टिंग हो जाएगा। तो ये हो जाता है अंडर द फॉरवर्ड बायस कंडीशन। समरी लिख दी। फॉरवर्ड बायस में अगर तुम्हें ये चार बातें भी ध्यान है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। चार, हाँ, 1 2 3 4। कंफर्टेबल है बच्चा लोग? कंफर्टेबल है? जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से बच्चा लोग कॉपी करो। चलिए ये सारी बातें समझा दी हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 14.6.2
पीएन जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बायस्ड, अंडर रिवर्स बायस। रिवर्स बायस कंडीशन में पीएन जंक्शन डायोड कैसा हो जाता है और क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं एक पीएन जंक्शन डायोड के साथ। तो देखते हैं बेटा, ये अपना पीएन जंक्शन डायोड है। क्या ये डिप्लीशन रेट, अगर हमने बायसिंग नहीं कर रखी है तो क्या कि डिप्लीशन रीजन फॉर्मेशन होती थी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता था, और इसी पे इस साल के में एग्जाम में, नीट के एग्जाम में इस साल क्वेश्चन भी आया था इस पे, क्या ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा? अगर दोस्त लोग मैंने फील्ड की बात करूं पहले से बिना बाइजिंग किए, जो नेचुरली ड्यू टू डिप्लीशन रीजन, क्या बच्चे ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी या आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, हाँ या ना? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। कंफर्टेबल है? ठीक है, तो ये पी टाइप और ये एन टाइप, कंफर्टेबल है? अब बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बायस कंडीशन, क्या चीज़ें हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। ठीक है, अब हमने रिवर्स बायस किया तो रिवर्स बायस का पहली बात समझते हैं मतलब क्या है। रिवर्स बायस का सिंपल सा मतलब है, हमने बैटरी कनेक्ट करी, लेकिन इस बार हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को पी से जोड़ दिया और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को मैंने इधर कर दिया। अगर मैंने ऐसा किया तो देखो बैटरी की टर्मिनल ऐसे, तो ये करंट इधर फ्लो कराती, मतलब फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसी ही जा रही होती, तो इस बैटरी की वजह से जो ईबी आई वो, और जो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, क्या दोनों सेम हो जाएगी? तो ई नेट की अगर बात करूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बच्चे वो ई वेक्टर प्लस ईबी वेक्टर हो जाएगा वेक्टर में भी, और मैग्नीट्यूड वाइज भी अगर मैं बात करूं, चूंकि दोनों की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ये सेम ही है, तो ई नेट का अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या ई प्लस ईबी हो जाएगा? तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द डिप्लीशन विड्थ बढ़ रही है? तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो माइनस का ई डॉट डी वेक्टर लिखते हैं, या ई डॉट डी लिखते थे। चूंकि फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ये चीज बढ़ रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। मतलब कुल मिला के अगर मैं ये बोल दूं कि इसकी डिप्लीशन विड्थ W है, तो रिवर्स बायस कंडीशन में डिप्लीशन विड्थ बढ़ती है, बैरियर पोटेंशियल बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये तीनों चीजें फॉरवर्ड बायस में डिक्रीज कर रही थी और रिवर्स बायस में इंक्रीज कर रही है। अब एक बात सोचो, पहले ही कंडक्शन नहीं हो रहा था, पहले ही हम कह चुके थे जब बाइजिंग नहीं करी थी तो फील्ड इतनी सेटअप हो चुकी कि फर्दर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पा रहा। तुमने बैटरी लगा के डिप्लीशन रीजन और चौड़ी कर दी, बैरियर पोटेंशियल और बढ़ा दिया, फील्ड और बढ़ा दी जो अपोज कर रही थी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो क्या अब इसमें डायोड कंडक्टिंग रह जाएगा? कद्दू बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा। तो दिस वॉज अबाउट द रिवर्स बायस कंडीशन ऑफ पीएन जंक्शन। तो देखो नेचुरली मान लो ये 1 लेवल पे आ रही है, अगर तुमने बाइजिंग वोल्टेज बढ़ाया, जैसे ही रिवर्स बायस करोगे तो ये 2 आ जाएगा, बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, बैरियर पोटेंशियल दोस्तों इंक्रीज हो जाएगा। ये मान लो पहले से थी विदाउट बाइजिंग, मान लो ये ग्राफ आ रहा था रेड वाला, तुमने बाइजिंग वोल्टेज बढ़ा दिया, जैसे ही तुमने रिवर्स बायस कंडीशन में बैटरी लगाई तो इधर मिलेगा। अब मान लो तुमने रिवर्स बायस कंडीशन में पोटेंशियल और बढ़ा दिया तो ग्राफ 3 मिला, तो जैसे जैसे रिवर्स बायस पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे ग्राफ की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब मैं कह सकता हूं पोटेंशियल बैरियर V3 की वैल्यू, पोटेंशियल जो बैटरी लगाई होगी ना यहाँ पे जो बैटरी लगाई होगी V, इसकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा। तो मैं कह सकता हूँ V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1। जितनी बड़ी पोटेंशियल लगाओगे ग्राफ उतना ज़्यादा बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, और उतना ही बैरियर पोटेंशियल बढ़ेगा। तो कुल मिला के ये सब कुछ मैंने समझा दिया रिवर्स बायस कंडीशन में कैसा हो जाता है।
तो मैं समरी लिख दे रहा हूं इसकी। पॉइंट 1, इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन p type is connected in reverse bias condition, p type is connected with in reverse bias condition p type is connected with negative terminal of battery and n type with positive terminal of battery and n type with positive terminal of battery. In reverse bias condition, p type is connected with the negative terminal of battery and n type with the positive terminal of the battery. इतना कंफर्टेबल है। दूसरी बात समझते हैं। In reverse biased condition, depletion width और बैरियर पोटेंशियल मतलब उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आया था, बैरियर पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लीशन रीजन ऑल इंक्रीजेस। ये सारी की सारी चीजें इंक्रीज करती हैं। एंड तीसरा पॉइंट क्या, डायोड बिकम्स, पहले ही नॉन कंडक्टिंग था, अब तो बिल्कुल 100% नॉन कंडक्टिंग हो गया। डायोड बिकम नॉन कंडक्टिंग। कैसा हो जाता है, नॉन कंडक्टिंग। कोई भी करंट इससे फ्लो नहीं कर सकता, कोई भी करंट इससे फ्लो नहीं कर सकता। डायोड कैसा हो जाता है दोस्तों, रिवर्स बायस कंडीशन में नॉन कंडक्टिंग नेचर का हो जाता है। कैसा हो जाता है दोस्तों, नॉन कंडक्टिंग नेचर का। कैसा हो जाता है दोस्तों, नॉन कंडक्टिंग नेचर का। ठीक है, तो कंडक्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है अंडर द रिवर्स बायस कंडीशन। अंडर द रिवर्स बायस कंडीशन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी, कंडक्शन अक्रॉस द पी एन डायोड इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बैरियर पोटेंशियल बढ़ चुका है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ चुकी है। देखो डिप्लीशन रीजन कितनी चौड़ी दिखा रहे हैं रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड बायस में कितनी पतली दिखा रहे थे। तो डिप्लीशन विड्थ क्या हो जाती है, रिवर्स बायस में बढ़ जाती है, बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है, फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो कोई भी कंडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है अंडर द पीएन जंक्शन रिवर्स बायस कंडीशन। तो रिवर्स बायस की समरी यहाँ पे लिख दी। ये 3 पॉइंट हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं रिवर्स बायस के, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसके, रिवर्स बायस कंडीशन। कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है दोस्त लोग, कंफर्टेबल है दोस्त लोग, बढ़िया से सब लोग 100%, 100%। आगे बढ़ जाए। तो ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई गई है। चलिए, ये एक इसका ग्राफ है, इसको और देख लेते हैं कि भाई ये फॉरवर्ड बायस में कैसा होता है और रिवर्स बायस में कैसा बिहेव करता है। इसको देख लेंगे, फिर बच्चे अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चे, फिर अपन इस ग्राफ को समझते हैं। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन। तो देखो, जब पोटेंशियल की वैल्यू 0.6 से पहले तक, 0.6 से पहले तक अगर मैं बात करूं, तो देखो इस वैल्यू से पहले फॉरवर्ड बायस कंडीशन में पोटेंशियल पॉजिटिव साइड है, बट फिर भी कोई करंट नहीं मिल रहा।
बिकॉज डिप्लीशन विड्थ कम तो हो रही है बट फिर भी है, और इतनी इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि अभी भी वो डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके चले जाए। लेकिन बढ़ाते बढ़ाते जैसे एक टिपिकल सिलिकॉन के लिए बात करें तो सिलिकॉन के लिए वैल्यू आती है 0.6, जर्मेनियम के लिए बात करें तो 0.3 आती है, एनसीईआरटी में 0.2 दे रखा है। अगर एग्जाम में आ जाएगा तो हम 0.2 वोल्ट ही टिक करेंगे, जो कि फॉर जर्मेनियम एनसीईआरटी ने लिखा, ये वैल्यू आ सकती है। ठीक है, जेई के एग्जाम में जेई 2019 में एग्जैक्टली ये वैल्यू पूछ दी थी। किसके लिए? सिलिकॉन के लिए। सिलिकॉन के लिए उन्होंने पूछ दिया था कि 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन के लिए क्या होता है, 0.7 वोल्ट। जेई 2019 में आ चुका है कि सिलिकॉन के लिए ये वाले वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, या डिप्लीशन विड्थ या डिप्लीशन पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है। तो बोलता आंसर था 0.7 वोल्ट, बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट था। तो अगर अप्लाइड वोल्टेज 0.7 वोल्ट से आपने क्या कहते हैं ज़्यादा लगा दिया तो आपके कंडक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, डायोड कंडक्टिंग हो जाएगा। और जर्मेनियम की बात करें तो 0.3 है, लेकिन 0. एनसीईआरटी में तो अगर 0.3 और 0.2 दोनों दिए हो तो तुम 0.2 ही टिक करना। और मान लो ऑप्शन में 0.2 हो ही ना, सिर्फ 0.3 हो तो 0.3 टिक करना। मतलब अगर 0.3 हो तो 0.3 टिक करना, 0.2 हो तो 0.2 टिक करना। अगर 0.3 और 0.2 में दोनों दिए हों तो तुम्हें एनसीईआरटी की बात सही माननी है। एनसीईआरटी ने 0.2 रखा है तो तुम 0.2 टिक करोगे। तो सिलिकॉन के लिए एनसीईआरटी मतलब एनटीए पूछ चुका है 2019 के लिए में। जेई में, नीट में अभी तक डायरेक्टली इस डेटा पे क्वेश्चन नहीं आया, आ सकता है इस साल 2021 में। तो यह ध्यान रखना कि सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है, 0.3 होता है जर्मेनियम के लिए, एनसीईआरटी में 0.2 दे रखा है। कंफर्टेबल है? तो हमने देखा इस पर्टिकुलर वोल्टेज तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन 0.6 पे जैसे गए तो हल्का सा पोटेंशियल शुरू हो गया। और देखो ऑलमोस्ट 0.7 पे जाके एब्रप्टली एकदम से करंट बहुत तेज बढ़ गई। और बहुत तेज के मतलब ऐसा नहीं कि 100-200 एम्पियर हो गई, मिली एम्पियर। सेमी कंडक्टर डिवाइसेज है भैया तुम्हारा मोबाइल। ठीक है, मोबाइल की पीसीबी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, बहुत बड़ी करंट नहीं झेल जाती। एसी नहीं चला रहे हो सेमीकंडक्टर पे कि भाई एसी चल रहा है कि भाई तुम क्या कहते हैं 15 एम्पियर 16 एम्पियर 5 एम्पियर की करंट दे रहे हो। ठीक है, तो ये मिली एम्पियर की ऑर्डर में है। मिली एम्पियर ऑर्डर में एकदम से एब्रप्टली खूब बढ़ जाती है, मतलब टेक्निकली डायोड कंडक्टिंग हो जाती है। जितने भी अवेलेबल चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्लो करने लगते हैं। तो एकदम से करंट बढ़ जाती है अगर आप इस बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा लगा दो। रिवर्स बायस में अगर मैं बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट जीरो करंट या ना के बराबर करंट मिल रही होती है। जैसे जैसे रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाओगे तो रिवर्स बायस से देखो बढ़ेगा क्या, डिफ्यूजन तो होगा नहीं, डिफ्यूजन वाला तो पूरा प्रोसेस रुक गया। लेकिन क्या बच्चे, या ध्यान रखना बच्चे, अगर रिवर्स बायस वोल्टेज में करंट, देखो तुम ऐसे तो इसका लॉजिक पता होने का कोई सेंस नहीं है, बिना लॉजिक के भी सवाल कर लोगे अगर तुम्हें डेटा मालूम है। बट चूंकि मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ तो मैं हर चीज़ का डेटा इन्फॉर्मेशन तुम्हें देना चाहता हूँ, हर चीज़ का लॉजिक देना चाहता हूँ। मैंने बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं जो ड्रिफ्ट करंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट यहाँ से यहाँ। लेकिन ये ड्रिफ्ट जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, पी टाइप के इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन कौन से? माइनॉरिटी, मतलब इक्का दुक्का। तो अगर रिवर्स बायसिंग वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्या रिवर्स वोल्टेज मतलब इस डायरेक्शन का तुमने क्या कहते हैं फील्ड, ये वाली फील्ड जो है इस डायरेक्शन की बढ़ जाएगी। ये फील्ड पहले इतनी थी, रिवर्स बायस तो यही तो बढ़ जा रही है। तो इस फील्ड की अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो इस पर ज़्यादा फोर्स लगा लेगी तो इसको तो आराम से खींच लाएगी। तो ये ड्रिफ्ट करंट मतलब रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है, डिफ्यूजन तो खत्म ही हो जाता है, ड्रिफ्ट करंट बढ़ जाती है। लेकिन जो ड्रिफ्ट हो रहा होता है करंट का वो कौन से कैरियर का होता है? माइनॉरिटी का। तो चूंकि इनके लिए देखो जब रिवर्स बायस लगाया ना तो इनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। जो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन थे वो तो इजीली मूव कर पा रहे हैं, और क्योंकि ताकत उनकी उन पे जो लगने वाला है फोर्स बढ़ गई, बिकॉज तुमने फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाई। तो ये फील्ड स्ट्रेंथ इधर बढ़ाई, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स फील्ड के अपोजिट लगता है तो ये तो बहुत और इजीली आ जाएगा। लेकिन और आ भी रहा है तो इसकी वजह से करंट भी आ रही है, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन कितनी है? माइनॉरिटी, मतलब इक्का दुक्का है। तो फ्लो तो इनका रिवर्स बायस में ड्रिफ्ट करंट तो होगी, रिवर्स का है बायस में ड्रिफ्ट करंट तो होगी, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन चूंकि नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी साइड में बहुत कम है तो इसके वजह से जो करंट आएगी वो बहुत कम आएगी। इतनी कम आती है कि हमें स्केल बदलना पड़ जाता है। तुम समझना, अगर हमने यहाँ पे ये बताई थी, ध्यान रखना, ये मिली एम्पियर,
ये चीज़ माइक्रो एम्पियर में। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, उनकी कंसंट्रेशन ही बहुत कम है और ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो पहले ही कंडक्ट कर सकते थे। तुमने थोड़ा सा वोल्टेज लगाया, कंडक्टिंग हो गई। देखो हल्का सा गैप दिख रहा है तुम्हें, तो हल्का सा गैप से वो कंडक्टिंग, वो ऑलमोस्ट तुम कितना भी पोटेंशियल बढ़ा लो, क्योंकि वो तो कर ही जा रहे थे, वो तो आ ही जा रहे, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन है ही 2-4 थे, सारे के सारे इधर आ जा रहे हैं आराम से। तो अब क्या बढ़ा लो, अब कितनी भी फील्ड बढ़ा लो वो नहीं बढ़ने वाला, तो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है। तुम भी देखो अराउंड 70-80 वोल्ट। हालांकि कोई भी सेमी कंडक्टर वोल्ट, अगर ये मोबाइल की बैटरी देखें तो 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट पे ही तो काम करती है, 2-3 वोल्ट पे काम करती है भाई ये बैटरी, मतलब इसकी बैटरी, ठीक है। 3.2 वोल्ट्स लिखा होता है रेटिंग, तो 2-3 वोल्ट का सामान उसका भी 80 वोल्ट मिलेगा ही नहीं। लेकिन तुम जबरदस्ती करने गए, करते गए और 80-90 वोल्ट के आवाज है, तो यहाँ पे क्या होगा, एकदम से देखोगे रिवर्स बायस करंट एकदम से सिग्निफिकेंटली ग्रो कर जाती है, और इस चीज को कहते हैं ब्रेक डाउन। इस चीज को कहते हैं ब्रेक, BREAK, ब्रेक डाउन, या फिर बोलते हैं रिवर्स ब्रेक डाउन, रिवर्स ब्रेक डाउन। इस वोल्टेज को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इस वोल्टेज को बोलते हैं, जहां पे ये होता है, इसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या कहते हैं बच्चे? रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे रिवर्स ब्रेक डाउन होता है और इसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। और जब भी रिवर्स ब्रेक डाउन हो जाएगा उसके बाद डायोड क्या हो जाएगा? फूक जाएगा। डायोड विल बी बर्न्ड, मतलब इसको दोबारा काम, बर्न, जल गया, अब ना फॉरवर्ड में काम करेगा ना रिवर्स। एक बार अगर इसका क्या कहते हैं ब्रेक डाउन हो गया, एक जनरल पर्पस, इसको कहते हैं जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है इसको कहते हैं जनरल पर्पस डायोड। एक जनरल पर्पस डायोड का एक बार ब्रेक डाउन में पहुंच गया, तुमने गलती से रिवर्स में 70-80, देखो 70-80 अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर तुमने प्रोवाइड कर दिया तो फूक जाएगा, भुप से आवाज आएगी, आग लग जाएगी, जल जाएगा, खराब हो जाएगा, ये डिवाइस काम, ये डायोड जो है काम का नहीं रह जाएगा। अब उसके बाद तुम सोचो कि पोटेंशियल कम करके काम कर जाए, नहीं, वो फूक गया, उसके लैटिस बर्न हो गया, मतलब लैटिस में केमिकल चेंजेस आ गए। बर्निंग इज अ केमिकल प्रोसेस ना, मतलब समझ रहे हो, उसकी स्टेट लैटिस ही मेल्ट कर गई, खत्म हो गई, वो टूट गया, वो डायोड सिलिकॉन फैल गया, सिलिकॉन की ऐसी तैसी हो गई, ठीक है। तो एक बार अगर बर्न आउट हो गया, बर्न हो गया, तुमने 70-80 वोल्टेज, अब रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते 70-80 पे ले गए, तो भुप से आवाज आएगी, धुआं निकलेगा डिवाइस में से, वो फूक जाएगी और काम नहीं हो जाएगा। और जिस एकदम से करंट बढ़ जाती है उसमें, तो क्या होता है, करंट एकदम से बढ़ती है, जिस पे वो फूकता है उसको रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। और जिस रिवर्स ब्रेकडाउन, और इस प्रोसेस को रिवर्स ब्रेकडाउन कहते हैं। और ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होता है, ब्रेकडाउन जो डायोड होता है बर्न हो जाता है, फर्दर यूज में नहीं लिया जा सकता। तो रिवर्स रीजन में माइक्रो एम्पियर में करंट लगती है, छोटी सी करंट मिल रही होती है। ये किसकी वजह से होती है? ड्यू टू माइनॉरिटी, ड्यू टू माइनॉरिटी। इतनी कम होती है कि हम इसे जीरो ही मानते हैं। हमने सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए यहाँ पे माइक्रो एम्पियर में जाके दिखा दी, माइक्रो एम्पियर की करंट मतलब ना के बराबर करंट है, ठीक है। तो बहुत कम होती है, हम उसे जीरो ही मानते हैं। बट टेक्निकली अगर तुमसे बोल दे क्या सच में जीरो होती है, तुम बोलोगे नहीं, सच में जीरो नहीं होती, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होती है। तुमसे बोलेगा अच्छा वो वाली करंट आ किसके रही है, तो तुम बोलोगे ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर, ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर। पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन थे वो कौन से थे? माइनॉरिटी थे। उन माइनॉरिटी जब तुमने रिवर्स ब्रेक वोल्टेज लगाया तो वो इजीली ड्रिफ्ट हो ले रहे हैं, तो वो जो ड्रिफ्ट करंट आ रही है वो यहाँ पे दिखाया जा रही है माइक्रो एम्पियर की रेंज में। कंफर्टेबल है? तो ये हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। ये ग्राफ तुमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, हर एक चीज का मतलब लग दिया, जो अलग अलग पॉइंट है। इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। इसके बाद करंट एकदम से सिग्निफिकेंटली बढ़ती है। यहाँ पे जब फॉरवर्ड बायस में देख रहे होते तो करंट मिली एम्पियर की रेंज की होती है, रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर की होती है। तुम जब 70-80 से कम का वोल्टेज लगाओगे तो ऑलमोस्ट जीरो करंट मिलेगी, या इतनी मिलेगी बहुत कम, ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की। तुमने बहुत ज़्यादा रिवर्स बायस एकदम से करंट एब्रप्टली बढ़ जाएगी, और इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन।
इस वोल्टेज को बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। और एक बार ब्रेकडाउन हो जाता है तो डायोड जल जाता है, फूक जाता है, उसके बाद किसी काम का नहीं रह जाता। ये एनसीईआरटी का डेटा है जो मैंने अंडरलाइन करा दिया कि एक्सपेरिमेंटली सिलिकॉन के लिए जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज जो होता है जिस पे कंडक्टिंग होता है, सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है और जर्मेनियम के लिए होता 0.3 है। चूंकि एनसीईआरटी ने 0.2 वोल्ट रखा है तो हम 0.2 वोल्ट ही सत्य मानेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अब जो अपने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, जो डायोड होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो नॉन ओमिक होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन ओमिक। सेमीकंडक्टर्स, ये पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं। सेमीकंडक्टर्स आर नॉन ओमिक। कंफर्टेबल है? तो इसके लिए रेजिस्टेंस डिफाइन करेंगे आर डी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। क्या डिफाइन करते हैं? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। हमें डायनेमिक रेजिस्टेंस मिलती है, हर जगह अलग अलग मिलती है। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई एक तरीके से स्लोप ही तो देख रहे हैं। तो अब ग्राफ लीनियर ही नहीं है। अपना जो वी आई ग्राफ होता था, अपना जो आई वी ग्राफ आता था ओम्स में, जो ओमिक कंडक्टर के लिए आता था, ओमिक के लिए जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स आती थी, ये हमने कर दिया बच्चे अपना आई, ये वी। तो वी आई क्या बच्चे? स्ट्रेट लाइन आता था वी आई ग्राफ। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी आ रही है नॉन लीनियर आ रही है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो हर जगह स्लोप अलग अलग होगा, तो हर जगह रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। तो किसी भी पार्ट में तुम्हें अगर मान लो रेजिस्टेंस निकालना है तो तुम क्या करोगे? चेंज इन वोल्टेज देखोगे और चेंज इन करंट देखोगे। तो इस पार्ट का जो स्लोप होगा वो यहाँ पे तुम्हें क्या दे देगा? डायनेमिक रेजिस्टेंस, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। ठीक है। इस पे बेस्ड कुछ करंट होंगे जो मैं क्वेश्चंस होंगे जो मैं प्रैक्टिस सेशंस में आपको डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालने वाले क्वेश्चंस वहाँ पे मैं कराऊंगा। कंफर्टेबल है दोस्त यहाँ तक? तो दिस वाज ऑल अबाउट द पीएन जंक्शन डायोड। कंफर्टेबल है? तो पीएन जंक्शन डायोड के लिए जो भी कुछ भी कहानी थी वो मैंने लगभग तुम्हें पूरी बता दी है कि पीएन जंक्शन डायोड होता कैसा है, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट लेक्चर से अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर से बच्चे अपन शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ जो डायोड है एज अ रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, जेनर डायोड, जेनर ब्रेकडाउन और जेनर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे किसमें? एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड में अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों। और आपको वापस से मैं बोलूँगा, अगर आपको फुल प्रिपेयर करना है, बहुत गाइडेड वे में प्रिपेयर करना है फॉर द जेई एग्जाम और फॉर द नीट एग्जाम, then do and join the Unacademy Plus using my subscription code ASLIVE। दिस इज बच्चों माई सब्सक्रिप्शन कोड। इसको आप लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट, जो भी प्राइस होगी उससे 10% का डिस्काउंट आप लोग को मिल जाएगा। और मेरी तरफ से खूब ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। ठीक है बच्चे, तो जल्दी से जल्दी आप लोग प्लस पे ज्वाइन कर लीजिए और एक शानदार तरीके से जर्नी की शुरुआत करेंगे और एक तरीके से गाइडेड वे में, बिकॉज वहाँ पे डाउट्स पूछ पाओगे, मैं क्वेश्चंस होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क होगा, वो होमवर्क का डिस्कशन होता है। ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल ऑन द अनअकैडमी प्लस। तो डू ज्वाइन द अनअकैडमी प्लस यूजिंग माई सब्सक्रिप्शन कोड ASLIV। दिस कोड इज इंपॉर्टेंट। और अगर बच्चे आपके जान पहचान का कोई भी कभी भी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा हो, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे नीट का हो, चाहे यूपीएससी का हो, किसी भी एग्जाम का हो, आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि ये मेरे सर है अमन सर, उनका सब्सक्रिप्शन कोड है अनअकैडमी पे ASLIVE। इस ASLIVE कोड को यूज़ करके आप इसका डिस्काउंट कंफर्टेबल है। इसके प्रैक्टिस सेशंस करेंगे अपन थोड़े दिनों, 1-2 दिन बाद से शुरू करेंगे इसके प्रैक्टिस सेशंस। तो सारे तरीके के क्वेश्चंस भी जो अपन के पॉसिबल हैं ऑन द पीएन जंक्शन, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर अप कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।